कैन वी स्टार्ट? ओके, तो फर्स्ट का राइट आंसर बताएं जी। जी राइट आंसर बताएं फर्स्ट का। The specific speed of pump is defined as the speed of a unit of size, such a size that it delivers unit discharge at unit head, it delivers unit discharge at unit power at unit head या unit horsepower with unit head। ये बता दीजिए जी। जी देवराज मैं एंड में आपसे बात कर लूंगा, एंड में आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। थोड़ा सा ये किया, मैं फिर से कहूंगा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है? तो जी इसका राइट आंसर कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसका राइट आंसर प्रदीप कुमार जी, मेहन गुप्ता। तो बच्चे हमने क्या करना होता है, देखो हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड होती क्या है, एक चीज ये समझो। हमें क्या करना है, जब भी ना हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का, कि हमने कंपैरिजन करना है, हम पंप लेने गए, कोई चीज लेने गए, तो हम ना किसी न किसी का कंपैरिजन करते हैं कि आपस में कंपैरिजन, दो अलग अलग पंप का कंपैरिजन क्या होगा कि वो एक ही यूनिट हेड पे कितना डिस्चार्ज दे रहे हैं, तो वो होता है हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड। तो किसका ठीक हुआ है? मुझे लगता है ये किसी का राइट आंसर नहीं है, ठीक है? तो हमने यूनिट हेड पे देखना होता है, एक यूनिट हेड पे देखना है कि यूनिट डिस्चार्ज कितना दे रहा, ठीक है? तो ये होता है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज टू मेजर, ये इजी वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबका। गुडमैन बड़े दिन बाद आए, आप बड़े दिन बाद आए। ओके, डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज टू मेजर, ये इसका राइट आंसर सबको पता होना चाहिए। ओके, तो डिफरेंशियल मींस डिफरेंस, दो चीजों में डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उसके लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन, तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर? सरफेस टेंशन के लिए ए बी सी डी क्या राइट आंसर होगा? ए बी सी डी क्या राइट आंसर होगा? एक्ट्स इन पैरेलल प्लेन ऑफ interface normal to any line in surface is also known as capillarity, is a function of curvature of the interface decrease with fall in temperature। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये यहाँ पे ये रूल हमने बनाया था कि आप जो भी आंसर बताएंगे कि उसका क्वेश्चन नंबर और साथ में फिर ऑप्शन, लाइक 3 पॉइंट ए, 3 पॉइंट बी, 3 पॉइंट सी, 3 पॉइंट डी, जो भी आपका है तो 3 पॉइंट लिख देंगे, तो उससे ज्यादा क्लैरिटी आती है। जी इसका राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो गया? आज क्वेश्चन मैंने तो यार बड़े सिंपल वाले डाले हैं, बहुत सिंपल वाले डाले हैं बच्चे मैंने क्वेश्चन। जी जतिन गुप्ता जी का राइट आंसर सही है, सही है। प्रदीप कुमार आपने ठीक लिखा है। तो हमारे पास ये क्या है? एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस। तो हमारे पास जो होता है ना, यहां पे मैं दिखा दूं आपको, तो हमारे पास जो सरफेस टेंशन है, तो उसमें क्या करेंगे हम, एक प्लेन है उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे सरफेस टेंशन यहाँ पे ऊपर इस तरह से लगता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है हमारे पास, ठीक है? नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट बताइए। अ ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग ओवर water in a vessel slowly melts in it, the water level in the vessel it will। तो हमने क्या कर रखा है, एक आइस डाल रखी है, तो वेसल के अंदर वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, तो उसके कारण वाटर का लेवल क्या बनेगा? उसका इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, फॉलिंग डाउन, या वही रहेगा, या विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो किस पे डिपेंड करेगा सर? विनेश वाला जो भी आपका क्वेश्चन है एंड में हम डिस्कस कर लेंगे बच्चे। तो एक देवराज जी का क्वेश्चन है, एक आपका है, तो एंड में हम डिस्कस कर लेंगे। तो देवराज ये इंक्रीज नहीं करेगा बच्चे, इंक्रीज नहीं करेगा। तो गुडमैन आपका राइट आंसर सही है, तो ये सही है, आपका आंसर राइट है। तो विल रिमेन कांस्टेंट, अगर हम क्या कर देते हैं कि एक ब्लॉक, ऐसे कोई वेसल है, उसके अंदर आइस डाला हुआ है, तो वो धीरे धीरे अगर मेल्ट करेगा, तो वो ऑलरेडी अपना वॉल्यूम वो ले चुका था,
तो इसलिए वो अगर मेल्ट भी करेगा तो हमारे पास जो ये हमारे पास पानी का लेवल है वो वही का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, वो पहले डिस्प्लेस कर चुका था। रिएक्शन टरबाइन आर यूज फॉर, तो ये बताइए जी, रिएक्शन टरबाइन किस लिए यूज करते हैं? लो हेड के लिए, हाई हेड के लिए, हाई हेड लो डिस्चार्ज के लिए, लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज के लिए, किसके लिए करते हैं? ग्रेट सर, इम्पेलर के लिए जो मेरे पास बच्चे एग्जैक्टली अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी वीडियोस देख लो, उसमें आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जी, तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ चुका है, सिर्फ एक ही गलत है, बाकी होगा ठीक है। तो सी नहीं है बच्चे, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो लो हेड के लिए देखो, इसको रट्टा के लिए मैंने जो रट्टा मारा हुआ है, आप भी उसी कर सकते हो अगर करना है तो अच्छी बात है। इसको देवराज, ये लो हेड होता है बच्चे, तो आपने मैंने कैसे याद करा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो हमारी पेल्टून जो होती है, हमारी सेना, मैं ऐसे कहता हूँ पेल्टन को ना पल्टून बोल देता हूँ, तो हमारी पेल्टन का हाई हेड रहता है हमेशा, बस इसको मैंने याद करके, और हाई हेड रहता है हमारी पेल्टून का, और पेल्टून मतलब पेल्टन व्हील कौन सा होता है? इंपल्स, मैंने उल्टा याद कर लिया। अब इंपल्स मतलब मेरा हाई हेड है, तो दूसरे जो होते हैं तो मेरे पास लो हेड होंगे, तो वो मुझे इस तरह से याद हो जाएगा। देवराज थोड़े ज्यादा टेंशन में हो, रिलैक्स करो, कोई बात नहीं, आज रिप्लाई ना करो, वैसे सुन लो, आज रिप्लाई मत करो, कोई बात नहीं। The cavitation in reaction type hydraulic turbine is avoided by using highly polished blades and using stainless steel runner, installing the turbine below the tail race, running the turbine at designated speed, design speed, या all of above, बताइए जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू विनेश वाला, थैंक यू। बच्चे क्या करें, बस यही हाल है। चलो ये बताइए जी, ये बताइए, तो ये सब कैविटेशन को रोकने, अरे यार मानोगे, कैविटेशन सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है इन चीजों में। कैविटेशन के कारण बहुत ज्यादा ब्लेड्स खराब होते हैं, और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेन मकसद बन जाता है हमारा। तो ये सारी जो मेथड हैं, वो सारे मेथड कैविटेशन को ही कम करने के लिए होते हैं। कैविटेशन तो सबको पता होगा, कैविटेशन पे मैंने वीडियो बनाई है, अगर नहीं पता तो अभी पूछ सकते हो, बाद में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इस पे वीडियो प्रॉपर बनाई हुई है मैंने। आगे देखिए, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इसमें? 2 सिलेंडर 2 रैम एंड स्टोरेज डिवाइस, सिलेंडर एंड रैम, 2 कोएक्सियली रैम्स एंड 2 सिलेंडर्स, अ सिलेंडर पिस्टन, स्टोरेज टैंक एंड कंट्रोल वाल्व। तो ये क्या होगा जी? नहीं देवराज, कुछ नहीं भूले हो आप, भूलना नहीं है। देखो, जो तो आपने रट्टा मारा है वो भूल सकते हो, जो चीज समझ ली वो नहीं आप कभी भूल सकते, ठीक है सर? मैं स्पेशल कोई बैच नहीं स्टार्ट कर पा रहा, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे बीच में छोड़ नहीं सकता, तो मैं वादा नहीं करता, मैं पढ़ा रहा हूं, बस जो पढ़ा रहा हूं वो एसएससी जेई के लिए है, ये मुझे पता है। आप जेई बन सकते हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैंने पढ़ाया है आप जेई बन सकते हो उससे। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो कितनों का राइट आंसर है? सिर्फ आशीष और सचिन, शाबाश। तो ये बच्चे सिर्फ सिलेंडर और रैम होता है, बाकी सब आपको ना कंफ्यूज करने के लिए है, कुछ भी नहीं है कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ एक सिलेंडर और रैम होता है उसमें, और कुछ नहीं होता। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर में सब यही चीजें होती हैं, और कुछ जरूरत नहीं होती। तो यही होता है हमारे पास। कोई बात नहीं, गाने सुनो देवराज, आज ऐश करो, मस्ती करो, कुछ नहीं है दुनिया में। ये बताओ जी, 1841, तो ये हाई स्पीड स्टील जो है, ये 88 है ना, 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको मत पढ़ना। 1841 हाई स्पीड स्टील कंटेन्स 18% कार्बन, 4% कार्बन, 1% कार्बन या 0.7% कार्बन। तो जल्दी से इसका रिप्लाई करें, जल्दी से इसका रिप्लाई करें जी, इसका रिप्लाई करें जल्दी। सर मैं 9:30 डेली यहां पे एमसीक्यू कराता हूं सर। स्ट्रैटेजी मैं एक बात बताऊं, पढ़ने के लिए मैं एक ही चीज जानता हूं कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बस। थैंक यू सोनू शर्मा, ग्लैड टू हेल्प यू यार। तो बताओ इसमें से किसका राइट आंसर आएगा?
राइट आंसर किसका आएगा? अब किस किस के थप्पड़ पड़ने वाले हैं? राइट आंसर सिर्फ 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 मयंक गुप्ता जी। शाबाश मयंक, हिमाचल की शान मयंक गुप्ता जी। तो डी इज द राइट आंसर। तो बच्चे हमारे पास जो 1841 है ना, 1841 18% हमारे पास यहाँ पे क्या है? टंगस्टन। यहाँ पे क्या टंगस्टन है, 4% क्रोमियम है, 4% क्रोमियम है और 1% वेनेडियम है। तो कार्बन कंटेंट सिर्फ ये इसमें जो होता है वो 0.7% ही है, बाकी सारा कुछ तो ये है ही नहीं है। जो 18, 4 और 1 ये इसमें कार्बन है ही नहीं है। तो हमें ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा जी। इसको वो देखें, Which of the following steel key is usually strong in failure by shear and crushing? ये बताइए जी। स्ट्रॉन्ग होती है shear में भी और क्रशिंग में भी, ये बताइए। टाइम 9:30 है बच्चे, डेली 9:30 क्लास करता हूं, ठीक है, 9:30 क्लास करता हूं, ट्राई करता हूं कि ले लूं क्लास, ठीक है जी। बताइए इसका राइट आंसर। जी इसका राइट आंसर हमारे पास जी सही है, स्क्वायर। देवराज सही है, आपका सही तो आ रहे हैं, राइट आंसर है। तो स्क्वायर जो हमारे पास की होती है ना, वो क्रशिंग में भी और शीयर में भी दोनों में स्ट्रांग होती है, तो वो दोनों में स्ट्रांग होगी, तो इजी है ये चीज। नेक्स्ट देखें, स्लीव और मफ कपलिंग इज डिजाइंड एज थिन वेसल, थिक वेसल, सॉलिड शाफ्ट या हॉलो शाफ्ट। किसके तरह से हम इसे डिजाइन करते हैं? स्लीव और मफ कपलिंग को किसके अकॉर्डिंग ही हम करते हैं? किसके अकॉर्डिंग करते हैं? एक तो ना कंजूसी इतनी ज्यादा है यार। एक बात बताओ, पैसे मांगे आपसे किसी से पैसे मांगे? एक लाइक का बटन मांगते हैं ना, जान निकलती है लाइक का बटन दबाने में। या ये हाल है, लाइक का बटन दबा दिया करो यार। अगर आप यहां पे लिखते रहो लव यू सर ये वो, और लाइक का बटन दबाते नहीं हो, लाइक का बटन दबा दिया करो। जो वीडियो देखो लाइक का बटन दबा दो, अगर आपको लगता है कि मैं लाइक के लायक हूं तो, ठीक है, इस लायक हूं तो ये हमारे पास होलो शाफ्ट होता है बच्चे। एग्जैक्टली मैम गुप्ता जी सही है, गुडमैन गलत कर दिया। तो हमारे पास मफ कपलिंग जो होती है वो होलो शाफ्ट की तरह डिजाइन करते हैं हम इसे जी। गियर टीथ आर मेड हार्डर टू अवॉइड, इसलिए हम हार्ड बनाते हैं इसे। हार्ड क्यों बनाते हैं? हार्ड क्यों बनाते हैं बचाए, ये बताओ जी। सर नजारे लो, जिंदगी के मस्ती करो, कुछ नहीं है। कभी ये बोझ नहीं लेना कि अगर मेरी जॉब ना लगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जिंदगी बहुत मतलब हम लोगों को नौकरी देने लायक बन सकते हैं। हम में पावर इतनी होनी चाहिए, इतनी पावर होनी। कभी ये मत करना हाय मेरी नौकरी लगी तो मैं जिंदगी मेरी बर्बाद, कुछ नहीं होता। बहुत दुनिया, बहुत कुछ है करने को हमारे सामने। सीखो चीजें और करो। तो ये बच्चे इसका राइट आंसर डी है। प्रदीप कुमार सही है आपका। श्राद्धा सारवाले, अगर आपका नाम गलत बोला जाए तो सिर्फ माफ करना है। वियर से बचने के लिए हम इसको हार्ड बनाते हैं ताकि वियर ना हो जाए, वियर ना आ जाए। ओके नेक्स्ट देखें, डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो कब इंक्रीज करता है कि डिफरेंस, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर है, उस आपस में जो उनका डिफरेंस है वो कब इंक्रीज करता है? एयर बिकम्स वेटर, एयर बिकम ड्रायर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइजेस, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो ये क्या होगा? वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस इंक्रीज, आपस में डिफरेंस इंक्रीज होना, तो उसके कारण क्या होगा? क्या कारण है उसका जी? तो इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी, क्विक, थोड़ा सा जल्दी करें। ओके जल्दी से। आप YouTube, मैं एक बार बताता हूं यार, YouTube पे अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उसको मोटिवेट करते रहना, मोटिवेट करते रहना। मोटिवेट सिर्फ इतना सा होता है कि आप उसको लाइक्स कर दो, स्पेशल थोड़ा कह दो, इससे ये होता है अच्छा फील होता है, टीचर को अच्छा फील होता है। नहीं तो है कुछ नहीं YouTube में, सच में बताऊं बुरा हाल है YouTube में। बाकी कामों में मस्ती में सब कुछ है। तो इसमें एक्चुअली इसका राइट आंसर किसका है यार? तो एक्चुअली इसमें एयर बिकम, अगर ड्राई होती है एयर ड्राई करते हैं, एयर ड्राई होती है तब उसका डिफरेंस चेंज होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं। हमने इसका एयर का डिफरेंस
तो ड्राइनेस ऑफ एयर डिक्रीजेज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राइनेस बढ़ने के कारण, अगर ड्राई होती है एयर तो उसके कारण ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ता है। तो काफी लोगों का गलत हो गया यार ये। वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन एज, तो एंट्रोपी की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंट्रोपी की वैल्यू जी, कोई बात नहीं देवराज, आज बात कर लेना मेरे से, आराम से बातें करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं 5 मिनट आपके लिए रुक सकता हूं, 5 मिनट रुक सकता हूं, कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर जी सही, इन सबका सही है, 0 जी 0 होता है इसका। तो ये क्या है? वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ वाटर 0 एज 0 इज टेकन एज रेफरेंस, तो रेफरेंस के लिए लेते हैं। दिस इज बिकॉज फॉर द कैलकुलेशन वी आर मेनली कंसर्न विद द डिफरेंस इन द एंट्रोपीज, तो हमने एक्चुअली डिफरेंस देखना होता है। तो एक ये इसका राइट आंसर बताइए जी। डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के हमारे पास डायमेंशन, तो क्या होगा? ये तो मतलब करना पड़ता है, अगर आप रटा नहीं आपके पास है, रटाफिकेशन नहीं है, तो थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले से हम कर लेते हैं। तो उसको आप कहते हैं शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई, म्यू एक साइड रखें, डी बाई डी वाई को एक साइड ले जाएंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन नहीं करना तो एक रटाफिकेशन सीधा ही हमारे पास करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ए होगा बच्चे, राइट आंसर इसका ए होगा, इसका राइट आंसर। तो हमारे पास m1 l -1 t -1, तो ये हमारे पास होता है। ओके, नेक्स्ट देखें, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, इसका बताइए जी। सरफेस टेंशन क्या होता है? इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, या नन ऑफ दीज? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा करो। सच में कह रहा हूं, बड़ा मजा आता है कई बार ना ऐसा क्वेश्चन जो सीधा पढ़ा हो, मतलब हमें समझ भी नहीं आया होता, लेकिन रट्टा मार रखा हो, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है, और वही आपको सीधा टिक करना होता है कि यार ये तो बी था इसका राइट आंसर, वो लगा देते हो आप। तो ये सही है। शिवलोक, आप नहीं सही जवाब दे रहे हो, तो ये इसका राइट आंसर ए। तो हमारे पास सरफेस टेंशन बढ़ती है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ना, तो हमारे पास जो पानी है उसका सरफेस टेंशन बढ़ती है। तो जैसे जैसे मतलब आपने दिमाग में बिठा लेना इन चीजों को कि ठंड बढ़ी मतलब टेम्परेचर बढ़ा, ठंड बढ़ी कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तो वैसे वैसे हमारे पास क्या हो गया? सरफेस टेंशन बढ़ गई। ओके, नेक्स्ट देखिए जी। द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नॉन एज, वो पॉइंट जिसमें इमर्स्ड बॉडी के ऊपर हम एक रिजल्टेंट प्रेशर देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बायोन्सी, सेंटर ऑफ प्रेशर, या मेटा सेंटर? रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ लिक्विड, रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो इसको थोड़ा सा आराम से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जी देवराज जी ने राइट आंसर जी, राहिल शेख सही है आपका जी। सी सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ सीपी जिसे कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी, तो वो अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट, स्टील कंटेनिंग पेरलाइट एंड फेराइट, फेराइट एंड पेरलाइट, तो उसके कारण क्या होगा? स्टील क्या बनेगा? टफ, हार्ड, सॉफ्ट या डक्टाइल? जल्दी से, हम टाइम वेस्ट नहीं करना, 3 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से हम खत्म करें, फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। तो इससे क्या बनेगा? फेराइट और पेरलाइट आने से। किसका राइट आंसर है? जो ये राइट आंसर देगा, देखते हैं जी। तो ग्रेट 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 ग्रेट, कम लोगों ने रिप्लाई दिया यार इसका, कम लोगों ने सही आंसर दिया है। जतिन गुप्ता एंड प्रदीप कुमार, शाबाश। गौरव, शाबाश। तो ये सॉफ्ट बन जाता है बच्चे। तो हमारे पास जो आप देखोगे ना, आयरन कार्बन डायग्राम देखते हो, तो आयरन कार्बन डायग्राम में हमारे पास स्टार्टिंग में ही जो फेज बनता है ना, ये वाला, ठीक है, तो उसमें फेराइट होता है, फेराइट और यहाँ पे पेरलाइट। तो यहाँ पे जो स्टील बनता है ना, वो हमारे पास सॉफ्ट होता है, वो सॉफ्ट होता है। तो आपने सिर्फ ये दिमाग में रखना है, देखिए मार्टनसाइट जो होता है ना, मार्टनसाइट
वो है हमारे पास हार्ड जो होता है मार्टनसाइट, और पेरलाइट और फेराइट ये हमारे पास सॉफ्ट होते हैं, टफ नहीं है, सॉफ्ट बन जाते हैं, इसके कारण सॉफ्ट बनते हैं। ओके जी, तो इस चीज को देखो। अब यही चीज है, अगर यही क्वेश्चन पेपर में एक गलत कर रहा होगे, वही हाय मेरी जिंदगी में पता नहीं पंडित जी मेरा हाल देखो कि मेरी जिंदगी में क्यों है एक नंबर से कम रह जाता हूं। एक नंबर की कमी नहीं, हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की हुई। ओके, तो इसका बताओ जी, विच टाइप ऑफ गियर विल बी यूज फॉर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग, ना तो वो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, तो उसके लिए क्या होगा, ना हो वो है पैरेलल ना इंटरसेक्टिंग है जी। तो इसके लिए बताइए जी जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हमारे पास जी, तो ये हमारे पास हाइपोइड गियर होते हैं, हाइपोइड गियर होते हैं बच्चे, हाइपोइड गियर होते हैं। हाइपोइड गियर जो होते हैं हमारे पास वो नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं, हाइपोइड। नेक्स्ट देखिए जी, वेल्डिंग। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, तो प्लीज इसका रिप्लाई देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी जेईई में कई बार गलत कर देते हैं काम। ठीक है, तो कईयों ने कर रखा है तो इसका राइट आंसर उनको पता होगा, नहीं तो हमें मैकेनिकल वालों को कम पता होता है। वेल्डिंग यूनिट ऑपरेट एट व्हाट पावर फैक्टर, 0.3, 0.6, 0.8, 0.9। तो इसका देखते हैं जी। तो ये वही हो गया, आगे ना बात कि जिसने पढ़ा हुआ है बस उसका ही राइट आंसर होगा, जिसने पढ़ा हुआ, क्योंकि ये हम नहीं पढ़ते ना पावर फैक्टर के बारे में। ओके, वो क्रायोजेनिक वाला पहले ही करने लगे हो, गुडमैन जी। तो ये 0.3 होता है हमारे पास पावर फैक्टर, आपने इसको याद कर लेना, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें इसको याद करना ही पड़ेगा। तो 0.3 होता है, 0.3। क्रायोजेनिक्स रेफर्स टू, क्रायोजेनिक किसे कहते हैं, तो ये पीछे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर दूं। ओके, यहां पे बताइए जी, रेफ्रिजरेशन एट लो टेम्परेचर, thermodynamic analysis at low temperature, engineering field concerned with equipment in range of minus 180 degree centigrade to absolute zero, या रेफ्रिजरेशन अंडर वैक्यूम कंडीशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रायोजेनिक। सर मैं सिर्फ आधे घंटे की क्लास ले पाता हूं बच्चे, ठीक है, तो आधे घंटे की क्लास ले पाता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर पाता हूं। मुझे बहुत कमी महसूस होती थी अपना, मैं बताता हूं कि एमसीक्यू में मामले में मुझे लगता है कि एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा कराने चाहिए। कॉन्सेप्ट जितने भी कर सकते हो कर लो, उसके बाद कहां जाएं एमसीक्यू, तो एमसीक्यू ही है एक सोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है सी। तो हमारे पास जब लो टेम्परेचर पे हम करते हैं, -180 से नीचे काम करते हैं, उसको क्रायोजेनिक बोलते हैं, क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट। क्रायोजेनिक पे हम इवन देखो हमारे जो वैक्सीन रखते हैं क्रायोजेनिक होते हैं, उनके अलग से प्लांट्स होते हैं। तो क्रायोजेनिक वर्ड ही ऐसा है कि -180 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे जब काम करते हैं तो उसे क्रायोजेनिक बोलते हैं। ठीक है जी, ओके ग्रेट, ये मेरी तरफ से था। आप अपने नंबर बता दें थोड़ा सा एक बार कि कितने आए आपके, मार्क्स बता दें अपने कितने आए हैं सबके। तो मैं दोबारा एक बार अपनी वेबसाइट के बारे में बता दूं, मैंने बच्चे वेबसाइट पे मैंने बहुत ज्यादा डाटा अपलोड करवाया है, तो मैं भी साथ कर रहा हूं। आप इसकी वेबसाइट पे आओ और प्लीज प्रमोट करवाओ इस वेबसाइट को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। देवराय के 17, मयंक के 16, समीर वर्मा लेट आए थे आप क्या,